इस समय आपके विदेश गमन के अच्छे योग बन सकते हैं। कोई भी साझेदारी वाले कार्य न करें, या कहीं पर मकान दुकान इत्यादि कुछ खरीद रहे हो तो उसको भी, क्या आप संतान इत्यादि के बारे में कुछ आगे प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो तो इससे थोड़ा सा आप क्या है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि 30 अक्टूबर को राहु का मेष राशि से और मीन राशि में जो परिवर्तन है वह 12 जो राशियां हैं उनके लिए किस किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह वृष राशि पे है कि जो वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो राहु का जो समस्त फल रहने वाला है वह किस तरीके से इनके लिए यह फलित रहने वाला है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखें तो वृष राशि के जो जातक हैं उनका क्या है, एकादश भाव में क्या बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, यानी कि आय के घर में राहु बैठा हुआ है। और दोस्तों, एकादश भाव एक ऐसा भाव होता है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को छोड़कर, और चंद्रमा भी कई जगह यहाँ पर क्या करती है, अच्छा फल फलित करती है, मगर चंद्रमा को छोड़कर बाकी सारे ग्रह यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, हम देखें कि किस तरीके से वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो तनु यानी जो उनका शरीर है, तो शारीरिक पुष्टता भी इससे मिलेगी और सारी चीजें इससे अच्छी बनी रहेंगी। इसमें स्वास्थ्य सुख इत्यादि आपको अच्छा मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, द्वितीय भाव यानी जो आपका धन भाव है, इसके अनुसार देखें हम तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यहाँ पर राहु की चतुर्थ दृष्टि है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए कि चतुर्थ दृष्टि के अनुसार दोस्तों इस समय आपके विदेश गमन के अच्छे योग बन सकते हैं, और उसको बनने के कारण आपके धन आगमन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। उसके बाद पुनः पंचम भाव, वृष राशि से हम क्या देखें, तृतीय भाव यानी भ्रातृ भाव भी हम इसे कह सकते हैं, छोटे भाई बहनों के लिए भी कह सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें तो राहु के हिसाब से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम दृष्टि यहाँ पर है। तो पंचम दृष्टि के हिसाब से हम इसको देखें तो भ्रातृ सुख में कुछ इसमें क्या है, न्यूनता आने वाली है। यानी कि समय अगर आप कोई अपने भाई बहनों के साथ में कोई इस कार्य क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी इत्यादि करना चाहते हो, या कोई साझेदारी इत्यादि करना चाहते हो, या कोई आप उनके साथ में कोई प्रॉपर्टी इत्यादि कुछ खरीदना इत्यादि चाहते हो, तो इन चीज से थोड़ा सा आपको क्या रहना है, बच के रहना है। क्योंकि इस समय ये मान लीजिए कि राहु, एकादश राहु तो बढ़िया है, मगर ये यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभावित किन चीजों से, भ्रातृभाव से यह अवश्य ही हमें प्रभावित करने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है कि आप अपने भाई बहनों के साथ में कोई भी साझेदारी वाली कार्य न करें, या कहीं पर मकान दुकान इत्यादि कुछ खरीद रहे हो तो उसको भी उनके साथ में कोई साझेदारी इसमें न करें। उसके बाद वृष राशि वालों के लिए दोस्तों चतुर्थ भाव यानी जो क्या है, माता और सुख का जो भाव है यह अच्छा रहने वाला है। यानी कि माता इत्यादि के सुख में, या जो आपका और चीजों से भी जो संबंधित जो आपको सुख हैं वह अच्छे तरीके से आपको प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं वृष राशि से पंचम भाव यानी कि संतान भाव में, और यहाँ पर क्या है, केतु विराजमान है, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम राहु की यहाँ पर क्या है, सप्तम दृष्टि है। तो अगर आपको थोड़ा सा ये है कि आप संतान इत्यादि के बारे में कुछ आगे प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो तो इससे थोड़ा सा आप क्या है, इस समय रुक जाएं। संतान इत्यादि के लिए यह समय आपका अच्छा नहीं रहने वाला, और विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा यह समय उतना अच्छा नहीं रहने वाला। थोड़ा सा आपको क्या है कि विद्या बुद्धि में आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा मन लगा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दोस्तों अवश्य ही जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह समय उतना अच्छा नहीं रहने वाला। और संतान से संबंधित और भी जो चीजें हैं, अगर आप किसी तरीके से कोई प्लान कर रहे हो तो इस समय न करें तो ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आर्य भाव यानी आपका जो शत्रु भाव है, तो देखें तो वृष राशि के हिसाब से आर्य भाव का भी क्या है, शत्रु भाव जो हमारा है वह भी लगभग वैसे ही रहने वाला है।
और अगर कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित कोई आपका कार्य है तो उसमें भी क्या है कि मतलब कार्य में उलझने कुछ बनी रह सकती हैं। जो आपका कोई मतलब ऐसा कोई कार्य आपका चल रहा है तो उसमें कुछ उलझने इत्यादि बनी रह सकती हैं। तो थोड़ा सा मतलब आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इन किसी भी चीज़ों से संबंधित अगर किसी के साथ में किसी तरीके से फिजूल आपने लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना है। और यानी जो आपका थोड़ा आपको लगता है कि मेरे हित में नहीं है, यह व्यक्ति मेरे हित में नहीं है, तो उसके साथ में आपको क्या है थोड़ा उससे आपको बच के ही रहना है और उसके साथ में किसी तरीके से कोई साझेदारी इत्यादि नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों सप्तम भाव जो कि क्या है स्त्री का भाव होता है, ये काम वासना विषय वासना इत्यादि का भाव भी होता है। और दोस्तों ये मान लीजिए कि जीवन में अगर किसी व्यक्ति के हम उसके हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जीवन जो होता है वो गृहस्थ जीवन होता है। और अगर हमारा गृहस्थ बढ़िया है तो समझ लीजिए हर एक चीज हमारे जीवन में अच्छी रहने वाली है। फिर हम राहु के दृष्टिकोण से देखें तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम और नवम दृष्टि यहां पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा आपको क्या है कि स्त्री के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और बेफिजूल की जो उलझने इत्यादि हैं, बेफिजूल के जो झगड़े इत्यादि हैं, उनको आपको अपने बीच में नहीं लाना। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जो जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि जो स्त्री घर इसमें पीड़ित हो रहा है राहु के कारण, दोस्तों क्या होता है कि राहु की जिन जिन घरों पर राहु की दृष्टि पड़ती है उन घरों को वह क्या करता है लगभग पीड़ित करता है। क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है और पाप ग्रह होने के कारण एक क्या करता है अपना वर्चस्व अवश्य दिखाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि स्त्री के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सचेत रहना है और घर में किसी तरीके से भी ऐसा वातावरण न बनाएं कि जिससे आपका जो गृहस्थ है उसमें तनाव बना रहे। उसके बाद फिर हम वृष राशि के हिसाब से देखें तो आपका जो अष्टम भाव यानी जो मार्केश भाव है, या हम इसे ऐसे कह सकते विदेश गमन इत्यादि का भाव इसे कह सकते हैं, इसमें भी सामान्य न्यूनता बनी रहेगी। और उसके बाद दोस्तों नवम भाव जो आपका है, जो आपका भाग्य का है, तो इसमें ये मान लीजिए कि राहु की दृष्टिकोण से देखें तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम और एकादश भाव में जब राहु स्वयं बैठा हुआ है आपकी कुंडली के हिसाब से, वो एकादश भाव यानी आय घर में बैठा हुआ है और यहाँ पर उसके एकादश यानी भाग्य पे आपकी नजर है, तो ये मान लीजिए कि अगर हम कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भाग्य के हिसाब से देखें तो ओवरऑल यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। क्योंकि लगभग 9वें घर में भी कुछ एक ग्रह ऐसे कि जो अनिष्ट फल प्रदान करते हैं, मगर कुछ एक ग्रह ऐसे कि जो यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। तो इसके दृष्टिकोण से हम देखें क्योंकि राहु एकादश में बैठा हुआ है, आय से संबंधित कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं दिखाने वाला। और इस समय आप अगर थोड़ा सा मतलब इधर उधर आय के स्रोत के लिए आप कहीं घर से बाहर भी अगर जाते हो, किसी दूसरे प्रदेश में आप जाते हो या कहीं दूसरे देश में आप जाते हो, तो आय से संबंधित वहां पर अनेक प्रकार के आपको क्या मिलेंगे स्रोत मिलेंगे और उनसे आपको अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होने वाला है। तो भाग्य यहाँ पर मेरे हिसाब से मतलब अगर धन के हिसाब से हम देखें, धन भाव के हिसाब से देखें तो भाग्य आपका इसके हिसाब से अच्छा रहने वाला है। उसके बाद फिर हम आए वृष राशि से कर्म भाव या मतलब जो पिता का आपका भाव होता है 10वां भाव। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि राहु की दृष्टिकोण से देखें तो ये द्वादश आपका भाव बनना है और द्वादश भाव बनने का ये तात्पर्य है राहु अपने 12वें भाव को भी देखता है तो उसमें भी उसकी उतनी अच्छी दृष्टि नहीं होती, यानी कि पिता से संबंधित भी कुछ दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती हैं। या ये मान लीजिए कि आपका जो पिता का जो ये भाव है यह आपका क्या है सामान्य रहने वाला है वृष राशि के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों एकादश में आपका जो राहु बैठा हुआ है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एकादश का राहु क्या होता है, अच्छा होता है। एकादश में कोई भी क्रूर ग्रह हो या सौम्य ग्रह हो या पाप ग्रह, कोई भी ग्रह बैठा हो वह अच्छा फल प्रदान करता है चंद्रमा को छोड़कर। और चंद्रमा भी कई राशियों में तो चंद्रमा भी वहां पर अच्छा फल प्रदान करती है। तो ये मान लीजिए कि आय के आपके राहु मतलब जो आपका मतलब एकादश भाव में राहु बैठा हुआ है, यह आय के बहुत आपके स्रोत बनाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर इसमें आपका भ्रमण चलता रहेगा मतलब, और भ्रमण के चलने से ये मान लीजिए कि आपके जो मतलब क्या है
आय के जो स्रोत हैं इनमें काफी हद तक आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपकी राशि के अनुसार आपका 12वां घर देखें, वृष राशि के हिसाब से आपका द्वादश भाव देखें जो कि आपका व्यय भाव है। तो व्यय भाव में भी अगर थोड़ा सा में मुझे कुछ लग रहा है कि अगर कहीं खर्चा इत्यादि हो सकता है या कुछ हो सकता है तो वह संतान से, क्योंकि पंचम भाव में आपके वृष राशि के हिसाब से पंचम भाव संतान भाव में आपका केतु बैठा हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया है कि आपको संतान से संबंधित इसमें कोई भी अगर आप प्लान आप कर रहे हो तो वह आपको नहीं करना। और उसके बाद जो विद्यार्थी हैं वह भी अपने पठन पाठन को थोड़ा सा उसमें ध्यान लगा लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें भी क्या है कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें न्यूनता रहने के चांसेस बनेंगे। तो अगर यहाँ पर कुछ मतलब हम इसके अपोजिट में चलते हैं तो ये मान लीजिए इससे संबंधित भी हमारा व्यय हो सकता है। और सप्तम भाव जो कि मैंने आपका स्त्री का भाव बताया है, इससे संबंधित भी अगर मतलब हमने ध्यान नहीं दिया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आप अपने मतलब परिवार में जैसे मतलब गृहस्थ में अपने रहते हो तो उसमें अपना क्या है आपस से सामंजस्य बना के रखो। तो अगर आप ऐसा रखते हो तो बढ़िया है, परंतु अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, अगर इन चीज़ों में आप उलझे रहोगे या जो आपके घर गृहस्थ इत्यादि है उसमें आप अनेक प्रकार से मतलब कुछ दिक्कतें मतलब कलेश बनाओगे तो इससे संबंधित भी आपके व्यय होने के चांसेस बनेंगे। तो विशेष रूप से आपको दो चीज़ों पर आपने ध्यान देना, एक तो संतान से, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन से, और सप्तम भाव में आपने यानी स्त्री भाव से संबंधित आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहना है, अवेयरनेस रहने की मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो यकीनन मानिए कि वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो राहु का जो मतलब 30 अक्टूबर का जो राहु का राशि परिवर्तन है यह इनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो यह तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ राहु और केतु के दृष्टिकोण से था। उसके बावजूद आपके जब भी हम मतलब मंथली जो आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से आपकी राशियां रहती हैं, तो दोस्तों उसके अनुसार भी जो आपके कई बार सूर्य चंद्रमा मंगल इत्यादि जो समस्त ग्रह हैं उनके अनुसार भी राशि का जो मैंने ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें कुछ परिवर्तन की योग बनेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा, आपको इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।